नमस्कार। आज हम प्रशिक्षण विधियाँ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सरलता उसे प्रदान करने की विधि पर बहुत निर्भर करती है। प्रोफेसर वी.एस. सिन्हा ने प्रशिक्षण की निम्नलिखित 5 विधियों का वर्णन किया है। पहला भाषण विधि, दूसरा निर्दिष्ट कॉन्फ्रेंस, तीसरा केस पद्धति, चौथा काम करके सीखना तथा पांचवा सिंडिकेट पद्धति। भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षण में सभी विधियों के उपयोग का प्रयास किया जा रहा है। सैंडविच कोर्स के दौरान आधारभूत पाठ्यक्रम भाषण तथा विचार विमर्श पद्धति से राज्यों में काम द्वारा सीखने एवं पुनः एकेडमी में ग्रुप डिस्कशन पर अधिक बल दिया जाता है। रिफ्रेशर कोर्स तो पूरी तरह विचार विमर्श पर आधारित रहता है। यह विचारों का आदान प्रदान प्रशासकीय विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। प्रशिक्षण सामग्री। लोक सेवा में प्रशिक्षण के लिए प्रभावी सामग्री जैसे प्रशासकीय स्थितियों, कार्यालय फाइल, सामाजिक स्थितियों के वीडियो कैसेट, शोध प्रतिवेदन, चार्ट आदि होने चाहिए। लोक सेवक अपने अनुभव, कठिन परिस्थितियों में निर्णय व उनके परिणाम आदि पर मोनोग्राफ लिखें जिन्हें प्रशिक्षण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यह विधि काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है और प्रशिक्षण और अधिक प्रभावशाली हो सकता है। भारत में उच्च सेवाओं में प्रशिक्षण की सुविधा एवं वातावरण प्रभावी प्रशिक्षण की दृष्टि से अपर्याप्त है। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित कमियां देखी जा सकती हैं। पहला, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल देने का प्रयास तो किया जा रहा है, परंतु लोक सेवा भाव, ईमानदारी, सामाजिक न्याय, विकास के लिए प्रतिबद्धता, संविधान में आस्था आदि का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार प्रयास नहीं किए जा रहे। दूसरा, सरकार की इच्छा शक्ति भी प्रशिक्षण के लिए नहीं है। प्रशासन सुधार आयोग के अनुसार सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय का प्रशिक्षण पर केवल 0.4% ही व्यय किया जाता है। इतने कम साधनों में प्रशिक्षण संस्थानों में अच्छे प्रशिक्षक तथा जरूरी सामग्री की व्यवस्था संभव नहीं है। तीसरा, प्रशिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रशिक्षणार्थी इसकी आवश्यकता महसूस करे। प्रशिक्षण दिलवाने की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की है। ये अधिकारी अपने कार्यों की ही चिंता करते हैं, संपूर्ण प्रशासन की नहीं। वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान मांग करता है और विभागाध्यक्ष आदेश देता है, इसलिए उच्च अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भेज देता है जिसकी विभाग में कम से कम आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति भी अपने को दंडित महसूस करता है। प्रशिक्षण को व्यक्ति लाभ से नहीं जोड़ा गया है। चौथा, प्रशिक्षण देने के लिए उच्च सामग्री विकसित नहीं की गई है। अभी भी उबाऊ भाषणों को ही आधार बनाया जाता है। विश्वविद्यालय के अध्ययन से परेशान युवकों को फिर किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। विश्वविद्यालय से वही जाने पहचाने चेहरे बार बार भाषण हेतु आमंत्रित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, उच्च अधिकारियों का मुख्य जिम्मा अधीनस्थों का प्रबंध करना है, परंतु कार्मिक प्रबंध प्रशिक्षण पर अभी तक भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। छठा, हमारे पास प्रशिक्षक या तो वरिष्ठ नौकरशाह हैं जो प्रशासकीय कमियों की रूढ़ियों से ग्रस्त हैं, या फिर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से लिए जाते हैं जो प्रशासन की व्यवहारिक कठिनाइयों से अनभिज्ञ हैं। प्राय विभाग के किसी अधिकारी को प्रशिक्षक बना दिया जाता है तो वह भी अपने आप को दंडित महसूस करता है। केवल योग्य अधिकारियों को ही प्रशिक्षण हेतु रखा जाए तो अधिक अच्छा होगा। प्रशिक्षक के रूप में अच्छी योग्यता प्रदर्शन करने वालों को उच्च महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता को आंकने के लिए कोई शोध नहीं किया जाता। प्राय यह माना जाता है कि व्यवहार में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्ति के बीच प्रशासकीय कुशलता की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। यही भाव प्रशिक्षण में रुचि समाप्त कर देता है और प्रशिक्षण केवल औपचारिक मात्र रह जाता है। यह हमारी प्रशिक्षण शैली की एक बहुत बड़ी कमी है जिसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। उच्च सेवाओं में गूढ़ एवं उच्च प्रकृति के गुणों की आवश्यकता है, अतः इनके लिए प्रशिक्षण का कार्य भी उतना ही कठिन है। प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पर अमल भी कार्रवाई करने से शीघ्र लाभ मिलेगा। पहला, प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाई जाए जिससे आवश्यकता अनुसार संस्थान, सामग्री व कार्यक्रम तैयार किए जा सके। वर्तमान व्यवस्था में इस संदर्भ में परिवर्तन जरूरी है। दूसरा, सरकार ने यद्यपि 1986 में निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था के आदेश जारी किए थे, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब उसके अनुकूल संसाधनों का प्रावधान हो। प्रशासन सुधार आयोग ने सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को 1% का सुझाव
दिया है जो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रत्येक बड़े विभाग और मंत्रालय में एक मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी रखा जाए जो विभाग में प्रशिक्षण कार्यों का समन्वय करे। प्रशिक्षण में लोक सेवकों की रुचि विकसित करने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों को वही पद दिए जाएं जहां प्रशिक्षण काम आ सके। साथ ही पदोन्नति आदि के लिए प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मंसूरी केवल आधार पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रबंधकीय प्रशिक्षण का कार्य करे और आईएएस के व्यावसायिक व प्रशिक्षण के लिए अलग स्टाफ कॉलेज बनाया जाए। कार्य पर प्रशिक्षण के दौरान इसी कॉलेज से प्रशिक्षणार्थियों के लिए टूर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रशिक्षण उन लोगों को ही बनाया जाए जो प्रशासकीय कुशलता के धनी रहे हों और स्वयं प्रशिक्षक बनने की इच्छा रखते हो। प्रशिक्षक को पदोन्नति तथा वेतन भत्तों की हानि नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षक तैयार करने के विशेष प्रयास किए जाएं। प्रशिक्षण सामग्री विकसित करने पर विशेष बल दिया जाए। फ्रांस में प्रशिक्षण के लिए लोक सेवकों को प्रथम सप्ताह एक साथ निर्जन पहाड़ पर एक कैंप में रहना होता है ताकि उनमें सामाजिक तारतम्य स्थापित हो सके। प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे 6 माह में लोक प्रशासन और बाकी 6 माह में निजी प्रशासन का अनुभव लेना होता है। इस दौरान लगभग पेरिस से बाहर रहना होता है। यह कार्य एक स्थायी ट्यूटर के प्रशिक्षण में पूरा करना होता है। फिर वह 1 वर्ष का शैक्षणिक प्रशिक्षण होता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण में प्रीफेक्ट अपनी देखरेख में अपना अधिकतम कार्य सौंप देता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के दौरान उसे सादा जीवन उच्च विचार की भावना से लबालब करने के लिए अकादमी में कांटे छुरी की संस्कृति से दूर रखा जाए ताकि वे सामान्य भारतीय के जीवन स्तर से परिचित हो सके और प्रशिक्षण के बाद सेवा भावना से समाज के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा सके। प्रोफेसर चंद्र प्रकाश भामरे का मत है कि कार्य के कुशल निष्पादन कौशल के लिए प्रशिक्षण संभव है, परंतु सकारात्मक मूल्य विकसित करना या मूल्यों में परिवर्तन प्रशिक्षण के माध्यम से संभव नहीं है। यह कार्य शिक्षण पद्धति या समाज का है जो पूरी तरह सफल नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय है। इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। ग्रेट ब्रिटेन में प्रशिक्षण। एस्टेन समिति ने प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित एवं नियोजित कार्यक्रम की जरूरत पर बल दिया और सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान काम करके सीखने पर जोर देकर संस्थागत प्रशिक्षण को महत्व दिया। ब्रिटिश राजकोष ने समिति की सिफारिशों के अनुसार निदेशक प्रशिक्षण और शिक्षा का पद सृजित कर प्रत्येक प्रमुख विभाग में प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की। ये अधिकारी हिटले परिषदों के परामर्श से प्रशिक्षण योजनाओं को चलाते हैं। 1948 में हेनले ने एक प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज की स्थापना की। 1963 में राजकोष केंद्र की स्थापना की गई जहां अर्थशास्त्र व प्रशासनिक विषयों के कोर्स शुरू हुए। इस संस्थान में उच्च सरकारी अधिकारी, कॉलेजों के प्राध्यापक और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अनुभवी लोगों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाता। 1970 में बर्कशायर में लोक सेवा कॉलेज शुरू किया गया। फुलटन समिति की सिफारिश पर आधारित इस कॉलेज में नवीनतम प्रबंधकीय तकनीक के लिए नवीनीकरण कोर्स, रिफ्रेशर कोर्सेज का संचालन होता है। दूसरा है फ्रांस में प्रशिक्षण। रिडले के अनुसार फ्रांस का प्रशिक्षण प्रवेशोत्तर के कारण विश्व में सर्वाधिक अनूठा है। लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु फ्रांस में जाल सा बिछा हुआ है। ये संस्थाएं विशिष्ट मंत्रालयों द्वारा संचालित होती हैं, जैसे एकोल पॉलिटिकन सशस्त्र सेनाओं के मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। एकोल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रांस की प्रशिक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह संस्थान 3 अंगों सामान्य प्रशासन, वित्तीय व आर्थिक प्रशासन, सामाजिक प्रशासन में विभाजित है। कुल 28 माह का प्रशिक्षण 11 माह विदेशी उपनिवेश में व 17 माह का एकोल में दिया जाता है। यही राष्ट्रीयता की भावना और प्रशासनिक दायित्वों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसी कारण फ्रांस में राजनीतिक शून्यता होने पर भी फ्रांस का प्रशासन लोक सेवकी के कारण निरंतर प्रगति पथ पर चलता रहा है। थैंक यू।